नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस निःशुल्क YouTube क्लास में। और आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के दूसरा भाग, पुरातात्विक स्रोत के बारे में, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस कड़ी का पहला वीडियो जारी हो चुका है, जो कि भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत पर था। उसमें कई सारे साहित्य और धर्म ग्रंथों से लेकर धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों की चर्चा की गई है, जिससे कि इतिहास लेखन में मदद मिला। और उसी वीडियो का भारतीय इतिहास जानने के स्रोत का आज हम दूसरा वीडियो, दूसरा भाग पुरातात्विक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम विद्यार्थियों को और हमारे व्यूअर्स को एक सूचना देते हैं कि हमारा जो वीडियो होता है वो प्रारंभ में धूम धड़ाका वाला नहीं होता है। मेरा वीडियो जो होता है वो हम पढ़ाने के उद्देश्य से बनाते हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों या फिर गरीब विद्यार्थियों इस लॉकडाउन के कारण, महामारी के संकट में घर में बैठकर और क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन प्राप्त करें, इसके लिए मेरा वीडियो होता है। कोई मनोरंजन के लिए नहीं, और कोई ऐसे वल्गर ज्ञान या किसी इस प्रकार के हंसाने या कुछ बीच बीच में कुछ इस तरह से हम बात करें, ताकि हमारे वीडियो को काफ़ी सारे लोग, विद्यार्थी को छोड़कर अदर देन विद्यार्थी भी देखें। उस पर्पज से हमारा वीडियो नहीं रहता है। ये कोचिंग क्लास के तहत जारी किया गया वीडियो है, जिसे देखने के बाद विद्यार्थियों को फायदा होगा। वनडे एग्जाम हो या फिर रिटन एग्जाम हो, विद्यार्थियों को इससे काफ़ी फायदा होगा। तो निवेदन है कि वीडियो अगर आप प्रारंभ करते हैं, क्लिक करते हैं, तो पूरा अंत तक देखिए। जैसे जैसे आप वीडियो के आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता जाएगा, जानकारी काफ़ी रोचक तरीके से बढ़ता जाएगा और आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। और ऐसे ऐसे तथ्य यहाँ पर आपको मिलेंगे जो किसी बुक, किताब में आसानी से नहीं मिलते हैं। बेहतर होगा कि आप कॉपी कलम लेकर बैठें और ज़रूरी चीज़ों को नोट करते जाएं। इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत, मैंने पहले ही इससे पहले के वीडियो में बताया था कि भारतीय इतिहास जानने के जितने भी स्रोत हैं, उस स्रोत को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्स, और दूसरा भाग पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो ये दूसरा भाग है आर्कियोलॉजिकल सोर्स का। तो वो किन किन चीज़ों से हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स के माध्यम से इतिहास लिखने के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हैं। इतिहासकारों को प्रारंभ में इतिहास लिखने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ा, और कई प्रकार के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों को मिलान करके जो भी इन्फॉर्मेशन मिला, जो भी अनुमान उन्होंने लगाया, उस अनुमान के आधार पर इतिहास लेखन किया गया। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अभिलेख है, बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। ये अभिलेख है, तो राजा महाराजा पत्थरों या फिर पिलरों या गुफाओं में जो कुछ लिखवाते थे अपनी शासन नीति, अपनी कार्य प्रणाली या अपना शासना आदेश के बारे में, तो वो अभिलेख है। जो राजा की अपनी मुद्राएं होती थी, चाहे वो स्वर्ण मुद्रा हो, चांदी की मुद्रा हो, तांबा की हो या किसी अन्य चीज़ की हो, तो उससे भी काफ़ी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। फिर राजा महाराजा जो अपने स्मारक बनाते थे, मंदिर बनाते थे, राजप्रसाद बनाते थे, कई प्रकार के धार्मिक और गैर धार्मिक जो स्ट्रक्चर बनाते थे, जो आर्किटेक्चर हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है और इतिहास लेखन में मदद मिलता है। फिर मूर्तिकला और चित्रकला से भी जानकारी मिलती है। मुहरें, राजा अपने राजपत्रों में जो मुहर का प्रयोग करता था, यानी मुहर, सील, तो वो सील से भी हमें कई प्रकार की जानकारी मिलती है। और उसके बाद जो उत्खनन, जो खुदाई होता है, तो खुदाई से जितने भी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुआ हो, चाहे वो बर्तन हो या फिर औजार हो, उपकरण हो, पत्थर के हो, जो भी हो, तो उनसे भी कुछ कुछ अनुमान लगाया जाता है कि तत्कालीन समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार का रहा होगा। तो उससे अनुमान लगा के हम इतिहास लेखन का कार्य करते हैं। तो सर्वप्रथम हम अभिलेख पर चलेंगे। अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख जो राजा होते थे या शासक होते थे, अपनी नीति को, अपने शासन उद्देश्य को, अपने शासन के फॉर्मेट को, या फिर प्रजा से लेकर तमाम पदाधिकारियों को आदेश देने के लिए जो
अपनी नीति या राज्यादेश प्रकाशित करवाते थे तो उसको लिखा जाता था। तो कई चीज़ों पर लिखा जाता था। तो किन किन चीज़ों पर लिखा जा सकता है? उस समय तो कागज का आविष्कार नहीं हुआ था प्राचीन काल में, तो भोजपत्र पर लिखा जाता था, ताम्रपत्र पर लिखा जाता था, या फिर उन्हीं चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक रहने के लिए और सारे लोग, सारे जनता से लेकर सब लोग पढ़ सके, इसलिए उसे पत्थरों पर भी लिख दिया जाता था। तो अभिलेख एक तो भोजपत्र और ताम्रपत्र पर लिखा गया है और दूसरा पत्थरों पर। तो पत्थरों पर जो अभिलेख लिखा जाता था उसे शिलालेख कहा जाता था। और इसके अतिरिक्त स्तंभ बनवाए जाते थे और स्तंभ पर भी उस प्रकार के अभिलेख लिखे जाते थे, तो वो स्तंभ लेख हो गए। तो अभिलेख को हम देख सकते हैं कितने भाग में। तो भोजपत्र पर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि भोजपत्र काफ़ी उतना टिकाऊ नहीं होने के कारण बहुत सारे भोजपत्र आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन ताम्रपत्र उपलब्ध हैं। ठीक है। फिर शिलालेख है जो पत्थरों पर लिखे जाते थे, शिलाओं पर, बड़े बड़े शिलाओं पर, वो शिलालेख है। फिर लघु शिलालेख जो छोटे पत्थरों पर लिखा जाता था। फिर स्तंभ लेख जो स्तंभ बनाकर, बड़ा बड़ा जो है खंभा बनाकर उस पर जो अभिलेख अंकित किए गए हैं, अशोक ने ऐसे बहुत सारे अभिलेख बनाए वो। और गुहा लेख जो गुफाओं का निर्माण किया जाता था और गुफा के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ों को लिखा जाता था राजकाज के बारे में, तो वो सारे गुहा लेख के अंतर्गत आएंगे। तो ये अभिलेख में शासकों की नीति, प्रवृत्ति, धर्म की जानकारी मिलती है। कुछ अभिलेखों का आज हम चर्चा करेंगे, ऐसे अभिलेख जो एक दिवसीय एग्जाम में काफ़ी बार बार पूछा गया, जिसकी पूछने की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले आइए तो देखिए ये बुगाजकोई अभिलेख। बुगाजकोई अभिलेख, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। 1400 ईस्वी यानी 1400 ईसा पूर्व में मिला था एशिया माइनर। एशिया माइनर क्या है? तो वास्तव में तुर्की का जो एशियाई भाग है उसे एशिया माइनर कहा जाता है। तो उस अभिलेख में वैदिक देवताओं का, खास करके मित्र, वरुण, इंद्र आदि की चर्चा की गई है। तो यह अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में बार बार परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा है गरुड़ स्तंभ लेख। ये वेशनगर, जो कि अभी मध्य प्रदेश के विदिशा को हम इसके रूप में पहचान की गई है कि वेशनगर वास्तव में विदिशा ही था। तो वेशनगर अभिलेख या गरुड़ स्तंभ लेख यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम भागवत धर्म का जिक्र जो है वो इसी अभिलेख में किया गया था। तीसरा आइए हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा जो खारवेल थे, खारवेल ने इसे बनवाया था, खारवेल के समय का है। और इस अभिलेख की उपयोगिता इस दृष्टिकोण से है कि सर्वप्रथम इसमें भारतवर्ष का जिक्र किया गया था। चौथा आइए जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख ये गिरनार पर्वत पर है, सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। और इसको रुद्रदामन प्रथम ने इसको लिखवाया था। रुद्रदामन प्रथम शक शासक थे और संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था और माना जाता है कि संभवतः भारत में संस्कृत भाषा में लिखी गई यह प्रथम अभिलेख था। इसके बारे में आगे अभी और हम चर्चा करते हैं। तो ये देखिए बुगाजकोई अभिलेख है। बुगाजकोई अभिलेख एशिया माइनर, एशिया माइनर से मिला है। 1400 BC का ये है, यानी आर्यों के आगमन के कुछ समय बाद का है। अब एशिया माइनर किसको कहते हैं? तो देखिए ये भारत है, ये आपका भारत है, ठीक है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ईरान को छूता हुआ ये टर्की। तो टर्की वास्तव में इसकी जो सीमा है वो 2 महादेश को टच करता है। तो इधर यूरोप का भी ये भाग यूरोप का और ये भाग एशिया का है। तो एशियाई भाग जो है, तुर्की का जो एशियाई भाग है, इसी को एशिया माइनर कहा जाता है। इससे बोध होता है कि आर्यों का प्रसार वहाँ तक था। ये तुर्की है, इधर ब्लैक सागर है, इधर मेडिटेरियन सी है और उसके बीच में तुर्की है। तो यहाँ से बुगाजकोई अभिलेख मिला था। ये देखिए रुद्रदामन का, रुद्रदामन फर्स्ट, इसका ये गिरनार अभिलेख है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का, ये शिलाओं पर लिखे गए हैं, बड़े शिलाओं पर। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी होता है
कि गिरनार अभिलेख में आप कभी कभी देखते होंगे कि स्कंदगुप्त का भी नाम आता है। तो वास्तव में गिरनार अभिलेख पर सबसे पहले जो अभिलेख लिखवाया था वो रुद्रदामन प्रथम ने ही लिखवाया था, और काफी बड़ी मात्रा में रुद्रदामन प्रथम के लेख संस्कृत भाषा में छपे हुए हैं। दूसरा अशोक, तो अशोक ने भी कुछ शिलाओं पर अपना लेख को उत्कीर्ण करवाया था। और तीसरा स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त ने भी गिरनार पर्वत पर अपने कुछ शिलाओं पर उन्होंने अपने लेख को उत्कीर्ण करवाए थे, और उस लेख का इंपॉर्टेंस है कि इससे हूनों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। हून जो कि उत्तरी क्षेत्र से भारत पर लगातार आक्रमण करते थे, और स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था, इस बात का जिक्र जो है वो स्कंदगुप्त के गिरनार अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ हम एक बात समझ लिए कि गिरनार अभिलेख पर 3 शासकों ने अपना लेख उत्कीर्ण करवाया था, अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था, जो कि पहला रुद्रदामन प्रथम है, दूसरा अशोक और तीसरा स्कंदगुप्त प्रथम। और उसके बाद ये देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये खारवेल का है, और इसका खासियत है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया था। अब आगे आइए, ये एक जूनागढ़ अभिलेख है, तो ये भी स्कंदगुप्त का है, और एक भीतरी अभिलेख है। तो ये भीतरी अभिलेख जूनागढ़ में नहीं है, ये गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है भीतरी अभिलेख, तो यह भी स्कंदगुप्त का है। और जूनागढ़ अभिलेख, चूंकि जूनागढ़ सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ का क्षेत्र पड़ता है, और उस पर जो गिरनार पर्वत है वहीं पे शिलाओं पर 3 शासकों ने अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। फिर देखिए प्रयाग प्रशस्ति है, ये समुद्रगुप्त का है, तो इसके हालांकि लेखक हरिसेन हैं, लेकिन ये समुद्रगुप्त के नाम से ही जाना जाता है। मंदसौर अभिलेख, इसमें रेशम बुनकरों का जिक्र है, जो कि मालवा के शासक थे यशोवर्मन, तो यशोवर्मन ने इसको बनवाया था। फिर ग्वालियर अभिलेख देखिए, ये राजा भोज, राजा भोज के बारे में कहाँ, राजा भोज कहाँ, तो ये प्रतिहार शासक थे जिन्होंने ग्वालियर अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के बारे में बहुत चर्चा होता है, ये काफी बार पूछा जाता है। ये पुलकेशिन देती जो कि चालुक्य शासक थे, और चालुक्य शासक थे, और इन्होंने संपूर्ण दक्षिण में विजय प्राप्त किया था, और उत्तर से जो भी उत्तर भारतीय राजाओं का जो आक्रमण था उसको काफ़ी हद तक रोक के भी रखा था। और नर्मदा नदी के तट पर जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के संपूर्ण भारत के एकीकरण के अभियान को रोक दिया था, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। हालांकि बाद में पुलकेशिन द्वितीय खुद हार गए थे, पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन, और उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर इसकी राजधानी जो बतापी थी, तो बतापी पर अधिकार कर लिया था, और उपाधि धारण किया था बतापी कोंड, यानी बतापी को नष्ट करने वाला, ये उपाधि नरसिंह वर्मन ने किया था। फिर जो है आपका मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख, ये हर्षवर्धन से संबंधित है, वही हर्षवर्धन जो पुलकेशिन द्वितीय से लड़े थे। और एक देवपाड़ा अभिलेख है, ये विजय सेन। ये ऐसे अभिलेख हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे चलिए, एक नासिक अभिलेख है जो कि गौतमी श्री का है, और इसके अतिरिक्त अशोक ने काफ़ी सारे अभिलेख स्तंभों पर उत्कीर्ण कराया था। तो उन अभिलेखों का एक अपना अपना महत्व है, जिसको विस्तार पूर्वक हम जब मौर्य काल के बारे में चलेंगे तो मौर्य काल में बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए कि अशोक के 14 अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये 14 अभिलेख जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके अतिरिक्त जो है शिलालेख भी हैं। तो इसमें 7 शिलालेख जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और लगभग 40 से अधिक लघु शिलालेख भी अशोक ने बनवाया था। तो अभी 7 शिलालेख के बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं। तो एक है इसमें आपका प्रयाग स्तंभ लेख है, जो कि कौशाम्बी जिला में पहले पड़ता था, जिसको कि अकबर ने स्थानांतरित करते हुए इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया। उसके बाद दूसरा है दिल्ली टोपरा। तो दिल्ली टोपरा ये आपका पहले टोपरा में था, टोपरा स्थान में, वहाँ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने
स्थानांतरित किया। फिर दिल्ली मेरठ है, पहले यह मेरठ में था, इसको दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने स्थानांतरित करवाया। और इसके अतिरिक्त ये 3 जो स्तंभ लेख हैं, 3 स्तंभ लेख जो, तो उसमें रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ये चंपारण के बिहार में है। कुछ अभिलेख को हम देख लेते हैं। बिहार में जो अशोक के 3 स्तंभ लेख मिले हैं उसमें यह जो है वो लौरिया अरेराज में है। अरेराज प्रखंड है, अरेराज प्रखंड में जो लौरिया स्थान है तो उस पर ये अशोक के स्तंभ है। इसमें एक विशेष चमक है, इसको पॉलिश किया गया है और काफ़ी वजनी है और माना जाता है कि इसको कहीं दूसरे जगह से लाया गया था। तो कैसे इसको लाया गया होगा उस समय, तत्कालीन समय में, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके ऊपर में जो स्तंभ शीर्ष है वो फिलहाल नहीं है, संभवतः ये टूट गए होंगे, जो कि कलकत्ता म्यूजियम में रखा गया है। तो ये लौरिया अरेराज, ये जो स्तंभ लेख देख रहे हैं ये लौरिया नंदनगढ़ का है। लौरिया स्थान है जो कि नंदनगढ़ में पड़ता है। इसके स्तंभ पर शेर, एक शेर बैठा हुआ है, सिंगल शेर वाला ये स्तंभ शीर्ष है। और अशोक के जो भी स्तंभ शीर्ष हैं उसको आप देख सकते हैं, 3 भाग में इसको पूरा बांट सकते हैं स्तंभ शीर्ष को। ऐसे पूरे स्तंभ को 2 भाग में बांट सकते हैं। ये आपका यष्टि हो गया और ये हो गया शीर्ष। शीर्ष को भी हम 3 भाग में बांट सकते हैं, 1 2 3। तो ये जो है सबसे पहले तो उल्टा लटका कमल है, अधोमुखी कमल, अधोमुखी कमल। दूसरा है चबूतरा और तीसरा है पशु या पक्षी का मूर्ति यहाँ पर मंडित रहता है। तो यहाँ पर शेर बैठा हुआ है। तो ये प्रारंभ में जो जमीन पर जो आधार तल है वहाँ थोड़ा मोटा होता है और धीरे धीरे क्रमशः पतले होते चले जाते हैं। और यहाँ पर उल्टा लटका कमल, उस पर चबूतरा, उस पर शेर। तो ये अशोक की जो स्तंभ था उसकी विशेषता है। इसके अतिरिक्त ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं ये गिरा हुआ है, ये आपका रामपुरवा में है। ये संभवतः टूटकर गिरे हुए होंगे और अभी हाल फिलहाल में समाचार आया कि इसमें दरार भी पड़ रहा है, इसको संरक्षित किए जाने की जरूरत है। तो इस तरह से ये स्तंभ लेख है जो कि अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा में आ जाइए, मुद्राएं। तो मुद्राओं से भी इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलता है। जैसे अगर कहीं से कोई सिक्का मिला तो सिक्का से हम क्या क्या जान सकते हैं कि उसमें चूंकि तिथि अंकित रहेगा, तो वह राजा, वह शासक किस काल के थे, उनकी तिथि क्रम क्या था, कब वे शासन किए। दूसरा है कि जहाँ जहाँ से सिक्का मिला है तो उससे यह बोध होगा कि साम्राज्य विस्तार उन क्षेत्रों तक इनका रहा होगा। राजा की मनोवृत्ति, चूंकि सिक्का जैसे कि समुद्रगुप्त के सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। किसी सिक्के पर अगर किसी देवी देवता का चिन्ह हो तो उससे राजा की मनोवृत्ति का बारे में पता चलता है, उसके धर्म के बारे में पता चलता है। अगर सिक्का सोना के हो या बहुमूल्य धातु के हो तो इससे पता चलता है कि आर्थिक हालात जो है अच्छे रहे होंगे। और शीशा या पत्थर या किसी ऐसे चीज का हो जो सस्ती धातु हो तो उससे पता चलता है कि आर्थिक हालात ठीक नहीं रहे होंगे। मुद्रास्फीति के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर धातु विज्ञान के बारे में पता चलता है, अगर सिक्का में मिलावट किया गया है तो इससे पता चलता है कि आर्थिक हालात ठीक नहीं रहे होंगे। और फिर सामाजिक संकल्पना का पता चलता है सिक्का से। तो ये सिक्का जो है भारतीय इतिहास लेखन में काफ़ी मदद करता है। जैसे कि अब देखिए यवन, तो यवन जो राज्य है, भारत के जो विदेशी राज्य थे, यवन राज्य जिसको कहा जाता है, तो इसमें 4 आते हैं। सबसे पहले हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, चार राजवंशों को यवन राज्य हम बोलते हैं। इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण। तो इसके बारे में जानकारी सिर्फ सिक्का से ही मिलता है, कहीं लिखा हुआ कोई ग्रंथ इसके बारे में उपलब्ध नहीं है ताकि इनके बारे में और भी विस्तार से पता चल पाए। तो सिर्फ सिक्का से ही पता चलता है। एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ तथ्य को हम देखिए इस प्रकार से देख सकते हैं कि पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के वो इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, मतलब ऐसा सोना का सिक्का जिसमें सोना की मात्रा काफी ज्यादा हो,
अधिकतम रूप से शुद्ध हो, तो वैसा सोना का सिक्का किसने जारी किया? तो कनिष्क थे, जो कि कुषाण वंश के शासक थे, उन्होंने जारी किया। और फिर आप देखिए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, सबसे अधिक सोना का सिक्का किसने जारी किया? तो गुप्त काल में गुप्त राजाओं ने जारी किए थे। कई प्रकार के सिक्के होते थे, जैसे आहत, पंचमार्क, स्वर्ण, चांदी, सीसा और इस प्रकार के शक्ल के प्रारंभिक सिक्के होते थे। कागजी मुद्रा का उस समय चलन नहीं था, प्लास्टिक मुद्रा का चलन नहीं था, उस सिक्के के माध्यम से ही वस्तु विनिमय का कार्य होता था। नेक्स्ट आप चलते हैं कि इतिहास लेखन में स्मारक एवं भवन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्किटेक्चर, तो स्मारक एवं भवन के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? राजप्रसाद, जो राजमहल वगैरह होते हैं, स्तूप, बौद्ध लोग स्तूप बनाते थे, स्तूप और चैत्य, विहार जैसे कि महाबोधि मंदिर है, विहार, गुहा जैसे गुफा, बराबर की पहाड़ियों में गया में जो गुफा है, मंदिर, मूर्तिकला, चित्र। तो ये सब जो आर्किटेक्चर है, तो इसके माध्यम से भी हम इतिहास लेखन में काफी सारे तथ्य को प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत भव्य था, विशाल था, आज भी इसको हम कुम्हरार में देख सकते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। अजंता एलोरा की गुफाएं, वहाँ से भी अलग अलग शासकों ने वहाँ जो लेख उत्तीर्ण करवाया, जो चित्र हैं वहाँ पर अजंता एलोरा में, तो वो सारे चित्र जो है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और भागवत धर्म, इन सब से रिलेटेड है। मंदिर में कैलाश का मंदिर रख सकते हैं, रथ मंदिर रख सकते हैं, खजुराहो का मंदिर रख सकते हैं, महाबलीपुरम रख सकते हैं। तो ये सब मंदिर से भी काफ़ी सारी ऐतिहासिक झलक मिलता है। स्तूप में जैसे सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, चैत्य में कारले का चैत्य, गुहा में जैसे बराबर की पहाड़ियों में यह मौर्यकालीन गुफा है। तो इससे जो है भारतीय राजप्रसाद जो स्मारक एवं भवन आर्किटेक्चर है, वो विदेशों में भी मिला है। तो विदेशों में जहाँ भी इस प्रकार के भवन या बिल्डिंग मिले हैं, तो इससे एक बात साबित होता है कि भारतीय उपनिवेशवाद प्रारंभ में काफ़ी हद तक जो है वो विस्तारित था। और कई सारे ऐसे राजा हुए, खासकर आपके चोल राजाओं ने, या फिर कई ऐसे राजा जो कि श्रीलंका से लेके कंबोडिया, जो हिंद चीन है, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि स्थानों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसमें एक शैलेंद्र पंचम भी आता है, जो कि हिंद चीन इलाका, जो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम है, जो 3 देश हैं, उस पूरे प्रायद्वीप को हम बोलते हैं हिंद चीन या इंडो चाइना। तो इंडो चाइना रीजन में स्थापित किया था। तो उसके जैसे कि जावा के गुरु बुद्ध और प्रवर्तन मंदिर, कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर, ये भारतीय उपनिवेशवाद का द्योतक है। यानी ये शो करता है, आज भी हम इंडोनेशिया में जाएं तो काफ़ी सारे ऐसे आर्किटेक्चर हैं जो कि पता चलता है कि भारतीय लोग, भारतीय राजा वहाँ शासन करते थे। तो इस तरह से राजप्रसाद से भी हमको काफ़ी जानकारी मिलता है। ये देखिए, ये कुम्हरार का राजप्रसाद है, कुम्हरार का चंद्रगुप्त मौर्य का है, मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह 80 स्तंभों वाला था और इतना भव्य था, लकड़ी का बना हुआ महल था। इसे देखकर फाहियान ने कहा था कि यह देवकृत है, यानी देवों द्वारा निर्मित है, क्योंकि यह इतना भव्य था कि आसानी से यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि किसी मानव द्वारा निर्मित हो सकता है। बाद में ये लकड़ी का धीरे धीरे नष्ट होने लगा, फिर अशोक ने इसको मरम्मत करवाया था और पत्थर से बनवाया था। इसके अवशेष आज भी हम कुम्हरार पार्क में जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, नालंदा के खंडहर हैं, रुइंस ऑफ नालंदा, और यहाँ पर बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, दुनिया के देश विदेश के छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, जिसको कि बख्तियार, जिसके बारे में कहा जाता है कि बख्तियार खलजी ने इसे नष्ट कर दिया, जला दिया, है ना, और 2.5-3 महीने तक इसकी पुस्तकें जलती रही थी। तो यहाँ से आर्किटेक्चर से कुछ पता चलता है। बाकी इनके साहित्य, जो चाइनीज और तिब्बती लोग आए थे यहाँ पढ़ने के लिए, खासकर हुएनसांग वगैरह, इन लोगों ने जो पुस्तक यहाँ से ले गए थे, पांडुलिपि का द्वितीय प्रति, तो फिर वहाँ से फिर भारत आया
और उससे हम बौद्ध साहित्य या बौद्ध काल के जो राजा थे उनके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये देखिए सांची का स्तूप है। स्तूप इस प्रकार का होता है, गुंबदनुमा, और चारों तरफ जो है वो घेरा होता है, तो वेदिकाएं इसको बोला जाता है। ये देखिए बराबर की पहाड़ियों पर बना हुआ अशोक द्वारा बनाए गए गुफा हैं, जिनमें से बराबर की पहाड़ियों पर कुछ गुफा हैं, जैसे सुदामा है, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमेश ऋषि। 4 गुफा बराबर की पहाड़ियों पर है। इसके अतिरिक्त वहाँ से लगभग कुछ दूर पर जाके एक नागार्जुनी पहाड़ी पर है, जिस पर कि अशोक के पौत्र दशरथ ने कुछ गुफाओं का निर्माण किया था, जैसे बल्डीहक, बज्जीहक। ये गुफा नागार्जुनी पर्वत पर बनाया गया था। इसमें खास करके आजीवक संप्रदाय के जो साधु लोग रहते थे उनको और बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए इसे बनाया गया था। उसके बाद ये देखिए कैलाश मंदिर का आर्किटेक्चर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्रारंभिक मंदिरों में यह माना जाता है कि जब मंदिर का गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था तो प्रारंभ में किस प्रकार के मंदिर बनते थे। उसमें एक ये होता था, उसके आगे एक हॉल होता था और हॉल से लगे हुए 1-2 कमरे होते थे। इसके बारे में हम और भी विस्तार से देख सकते हैं। उसके बाद भारतीय इतिहास को जानने के लिए हम मूर्तिकला का भी सहारा लेते हैं। मुहरे, चित्रकला और उत्खनन से प्राप्त कोई भी सामग्री, जैसे कि बर्तन हो गया, बर्तनों के आधार पर भी संस्कृति तय की जाती है, जैसे PGW, NPVW, ठीक है। तो इसके आधार पर, बर्तन के आधार पर गेरुवर्णी संस्कृति, इस तरह से हम इतिहास का काल भी सेट करते हैं। तो चूंकि मानवीय सभ्यता के विकास में बर्तन का बहुत बड़ा योगदान है, औजार का भी बड़ा योगदान है। पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता से अगर पूर्व चले जाएं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में जो पत्थरों के औजार बने प्रारंभ में, और उसमें धीरे धीरे जो निरंतर विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ, तो उस काल को पत्थर के औजारों के द्वारा ही, उसके अध्ययन विश्लेषण के माध्यम से ही एक अनुमान लगाया जाता है कि उस समय की संस्कृति क्या रही होगी। और जो भी पाषाण उपकरण के अतिरिक्त जो भी उपकरण है, उससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जिन लोगों ने इतिहास लेखन का प्रारंभिक तौर पर कार्य किया। आज तो हम इतिहास की बुक उठा लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं तो पता चल जाता है कि किसी काल में इतिहास में क्या हुआ होगा। लेकिन जब कोई बुक नहीं था, बहुत सारे ऐसे बुक थे जिसमें थोड़ी बहुत इतिहास की झलक थी, बहुत सारे बुक में अतिरंजना थी, बहुत सारे बुक में तिथि ही नहीं है, तिथि के बारे में कहीं कोई अता पता नहीं है। तो वैसे सारे बुक्स और जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनका मिलान करके जिन इतिहासकारों ने आरंभिक तौर पर जो प्रयास किया उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इतिहास लेखन का प्रारंभ में हम सबसे पहला देखें तो 1976 में, ये तो हम मान सकते हैं कि विशुद्ध रूप से जो इतिहास की पुस्तकें आज हम पढ़ते हैं वो अंग्रेजों के भारत में आगमन के पश्चात ही लिखा जाना प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद हुआ और इसका नाम था ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, जिसको कि विलियम जोन्स ने इंग्लिश में अनुवाद किया था। अब सवाल उठता है कि इतने सारे धर्म ग्रंथों में से मनुस्मृति का ही क्यों अनुवाद किया गया। तो अंग्रेज लोग जब भारत में आया और प्लासी की लड़ाई के पश्चात जब युद्ध विजय किया और वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर आए, तो चूंकि भारतीयों पर शासन करना था तो यहाँ के सबसे पहले जो हिंदू कानून है उसको जानना जरूरी था कि पूर्व से क्या कानून है, और उसके आधार पर अंग्रेज लोग अपना कानून बनाएंगे। तो चूंकि अंग्रेजों से पहले मनुस्मृति ही था जो कि विधि संहिता माना जाता था, उसी के आधार पर कानून चलता था। तो मनुस्मृति कानून और कुछ मुस्लिम कानून थे, तो मुस्लिम कानून के लिए अलग से व्यवस्था की गई और हिंदू कानून के लिए मनुस्मृति का अनुवाद किया गया। तो विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद किया सर्वप्रथम 1776 में। 1784 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ और इस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, तमाम सारे यूरोपीय विद्वानों को एक मंच पर एकजुट करने के लिए, ताकि भारतीय धर्म ग्रंथों और संदर्भित ग्रंथों का अध्ययन करके और भारतीयों के बारे में
काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त किया जाए, उसको लिपिबद्ध किया जाए ताकि अंग्रेजों को शासन करने में काफ़ी सुविधा हो। तो इसकी भी स्थापना विलियम जोन्स ने ही किया, विलियम जोन्स ने किया। और चूंकि ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ तो फिर 1804 में इसकी एक शाखा मुंबई में भी खुली और 1823 में एक शाखा लंदन में भी खुली। उसके बाद 1785 में महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और इसके अनुवादक थे विल्किंस। अब आगे आइए तो देखिए ये आपके विलियम जोन्स हैं, काफ़ी भारतीय संस्कृति के बारे में जानने के लिए काफ़ी डिवोटेड हिस्टोरियन थे और इन्होंने जो कुछ लिखा, जो शुरुआत किया गया, उसी का प्रतिफल है कि आज हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं। और ये थे मैक्स मूलर, दो विद्वान थे। वैसे तो कई सारे विद्वानों का योगदान रहा है लेकिन इसमें सर्वाधिक योगदान मैक्स मूलर का रहा है। मैक्स मूलर का क्या योगदान रहा, इसको आइए हम देखते हैं। मैक्स मूलर जर्मनी के थे और 1857 के बाद ये एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े और इन्होंने तमाम सारे भारतीय धर्म ग्रंथों का ही नहीं बल्कि पूर्वी देशों का जो भी धर्म ग्रंथ थे और संदर्भित ग्रंथ थे, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ थे, उनका काफ़ी अध्ययन और विश्लेषण किया और कई लोकल लोगों की सहायता से उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। और ऐसे ही एक सीरीज जो है, बहुत सारे बुक्स का, लगभग 200-250 बुक्स का एक सीरीज इन्होंने बनाया और उस सीरीज का नाम था सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, यानी पूर्व की पवित्र ग्रंथों का एक सीरीज। ठीक है, इसमें 50 खंड थे, 50 खंड थे और 50 खंड के अंतर्गत कई भाग थे और इसमें सर्वाधिक भारतीय पुस्तकों का, भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किए, परंतु इसमें चीनी, तिब्बती और ईरानी का भी ग्रंथों का भी इसमें अनुवाद किया गया, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। और ये जो अनुवाद था अंग्रेजी में, बाद के इतिहास लिखने वाले लोगों के लिए बिल्कुल मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि संस्कृत में लिखे हुए थे, पाली में लिखे हुए थे, चाइनीज में थे, फारसी में थे, तो इन सभी ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करना ये बहुत ही मुश्किल कार्य था, जिसको कि मैक्स मूलर ने किया। तो मैक्स मूलर का बहुत सारे योगदान है और सबसे बड़ी बात है कि मैक्स मूलर जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक थे और वो काफ़ी पसंद करते थे। कुछ इतिहासकारों के बारे में हम जान लेते हैं जिन्होंने कि प्रारंभिक तौर पर भारतीय इतिहास को लिखा। तो उसमें विसेंट आर्थर स्मिथ, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये प्रारंभिक तौर पर लिखे जाने वाली पुस्तकें थी। उसके बाद कुछ भारतीय लोगों ने भी पुस्तक लिखा, जैसे राजेंद्र लाल मित्र ने इंडो एरियंस लिखा, आरजी भंडारकर ने वैष्णव एवं अन्य संप्रदाय पर लिखा, हेमचंद्र राय चौधरी थे प्रारंभिक इतिहासकारों में जिसने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसके बाद ए.एल. वासम थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, वंडर्स दैट वाज इंडिया। ये इसका हिंदी में अद्भुत भारत के नाम से आता है। ये पुस्तक हर किसी को पढ़ना चाहिए, मैंने पढ़ा है और तमाम सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग इसको पढ़ते हैं। तो भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद यह काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और विशुद्ध रूप से तो ऐतिहासिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये इतिहास की पुस्तक है। तो ये है। फिर आर.सी. मजूमदार का लिखिए द सिपॉय, जो कि 1857 के विद्रोह पर लिखा गया था। फिर रोमिला थापर का देखिए अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर। तो ये थे प्रारंभिक इतिहासकार जिन्होंने कि भारतीय इतिहास को लिखा और काफ़ी सारे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को अंग्रेजी में, फिर उसका हिंदी में और कई भाषाओं में लिखने का प्रयास किया, जिसका प्रतिफल है। तो इस तरह से हम भारतीय इतिहास लेखन में जो पुरातात्विक स्रोत का योगदान है और जो महत्व है, उसके बारे में आज हम जाने हैं। अगली कड़ी में हम इतिहास के कुछ और, जो इतिहास का सीरीज है, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके लिए हम वीडियो लाएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो और यहाँ से आपको मार्गदर्शन और जानकारी मिलता रहे। तो अभी इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।
जय हिंद।